वेलकम टू आवर न्यू एजुकेशनल वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब भी रुपीज़ का वैल्यू घटता है डॉलर के मुकाबले तो उससे कैसे हमारी लाइफ इम्पैक्ट होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो 25 मिनट की लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाए थे, उसे आप जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी बेसिक डिटेल्स इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलेगी। और एज ए कॉमन सिटीजन भी हम लोग को इतनी मतलब नॉलेज तो बेसिक नॉलेज तो इकोनॉमिक्स की रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स से ही चलती है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वो वीडियो को जरूर देखें। ये उसी वीडियो का कुछ सेक्शन का मैं डिटेल्ड पार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन था कि जब रुपीज फॉल होती है तो उनसे उनको क्या इम्पैक्ट हो रही है। लाइक बहुत सारा मैंने लाइक डीएम्स देखा, कुछ कमेंट्स भी देखा जिसमें ये बात पूछी गई थी। तो मैं चाह रहा था इस सेक्शन को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए कि रुपीज का फॉल होना क्यों हमारी इकोनॉमी के लिए फायदा या घाटा दोनों हो सकता है, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं रुपीज का फॉल होना, यानी कि पहले मान के चलिए $1 में 80 रुपया हो रहा था, तो अब $1 95 के बराबर हो गया। इसको रुपीज का फॉल होना कहते हैं, यानी कि 80 से 95 चला गया सेम $1 का वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रुपीज डिप्रिशिएट करी। इसको इकोनॉमिक्स में डिप्रिशिएशन कहा जाता है, डिप्रिशिएशन ऑफ रुपी हम लोग बोलेंगे। तो देखिए, पहले ये समझते हैं हम लोग कि रुपीज डिप्रिशिएट ही क्यों करी। इम्पैक्ट तो चलिए बाद में समझ लेंगे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, लेकिन पहले समझते हैं कि ये नौबती क्यों आई, क्यों रुपीज का वैल्यू घटा डॉलर के मुकाबले। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था दो चीजें, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस भी, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। प्राइस भी, वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब देखिए, जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, वही चीज होता है जब हम लोग बात करते हैं डॉलर और रुपीज की। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो अभी सी बात है, जब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो रुपीज की वैल्यू घट जाएगी। सिंपल सा नॉर्मल इकोनॉमिक्स से सेम, जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो रुपीज से चूंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो रुपीज की वैल्यू घट रही है। अब आप समझिए डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ती है, क्यों डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, उस पर नजर रखते हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो, मैंने एक छोटी सी 3 मिनट की एक रील बनाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों से कुछ 5-6 चीजें करने के लिए बोली है देश हित में, कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। उसमें एक चीज उन्होंने ये भी कहा था कि हमें फॉरेन ट्रेवल्स अवॉइड करना है ना। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें गोल्ड गोल्ड कम से कम अब इंपोर्ट करना चाहिए, और हमें ये भी क्रूड ऑयल जो है वो कम यूज करना चाहिए। चलिए पहले इसी 3 एग्जांपल से लेते हैं, ये तीनों क्या चीज की और इशारा करी, क्या चीज इसमें लिंकेज है, क्या इससे हमारा जो रुपीज का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है, कुछ लिंक है। चलिए समझते हैं। फॉरेन ट्रेवल, जब भी कोई इंसान फॉरेन ट्रेवल करने जाता है, मान के चलिए मैं ही यूएस जा रहा हूँ, तो जब मैं यूएस जा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपना पैसा को एक्सचेंज कराऊंगा। जब मैं एक्सचेंज कराऊंगा एयरपोर्ट पे या बैंक में, तो क्या होगा, मैं बदले में इंडियन रुपीज दे रहा हूँ, मैं रुपीज दे रहा हूँ उनको और डॉलर बदले में ले रहा हूँ, क्योंकि यूएस में तो डॉलर चलेगा ना, तो मैं डॉलर ले रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मैंने डॉलर की डिमांड करी, तो इंडिविजुअल लेवल पे मेरे द्वारा डॉलर की डिमांड की गई। ऐसे ही लाखों लोग यूएस जा रहे होंगे या किसी दूसरे देश में जा रहे होंगे, तो लाखों लोगों ने वही काम किया जो मैंने किया, तो सबों ने डॉलर की डिमांड की, तो डॉलर का वैल्यू बढ़ने लग गया और रुपीज का वैल्यू घटने लग गया। पहला तो एक रीजन हो गया। दूसरा गोल्ड यानी कि सोना। जब हम लोग गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, और देखिए चलिए गोल्ड और क्रूड ऑयल दोनों समझते हैं, गोल्ड और क्रूड ऑयल दोनों हम लोग बाहर देश से इंपोर्ट करते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका से बहुत सारा हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह हम लोग, आप जानते हैं, रशिया से करते हैं, यूएसए से भी करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी देशों से हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग क्रूड ऑयल के इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट दोनों टाइप की इंपोर्ट, जो गोल्ड में होता है और क्रूड में होता है, दुनिया की सारी ट्रेड आज के दिन यूएस डॉलर में चलती है, क्योंकि डॉलर एक ऐसी इकोनॉमी से आता है जो दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, वो है यूएस, इसलिए डॉलर का वैल्यू भी है, ठीक है ना। अब डॉलर ही क्यों ट्रेड में यूज होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट वगैरह समझना पड़ेगा, और अभी मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता, तो अभी हम लोग इसी में रहते हैं। तो जब हम लोग गोल्ड खरीदते हैं या क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो हमें डॉलर में पे करना पड़ता है, और जब डॉलर में पे करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है हमारा डॉलर का रिजर्व है हमारे फॉरेक्स में, हमारे पास फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, जहाँ पर डॉलर का रिजर्व हमने रखा हुआ है। उस डॉलर के रिजर्व से हम लोग अपना गोल्ड और क्रूड ऑयल का पैसा पे करते हैं। डॉलर फिर से हमने पे किया, यानी कि हमने भी डिमांड किया डॉलर का, डॉलर हमारे राजकोष से घट रहा है, तो कल को हमें डॉलर इकट्ठा भी तो करना होगा, तो हमारा भी डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग डॉलर खर्च कर रहे हैं। तो यानी कि गोल्ड का इंपोर्ट किए, डॉलर दिए, क्रूड का इंपोर्ट किए, डॉलर दिए, फॉरेन ट्रेवल के लिए लोग जा रहे हैं तो डॉलर ले रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हो रही है तो जाहिर सी बात है डॉलर की डिमांड बढ़ी,
जब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो obvious सी बात है, क्योंकि रुपया के साथ कंपेयर हो रहा तो रुपीस की वैल्यू घटी। इसीलिए आप देखेंगे कि इस ग्राफ में भी आप समझ सकते हैं किस तरह से देखिए यहाँ से लगातार डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई रुपये के संदर्भ में, शुरुआत से बढ़ती गई, फिर एक समय 40 पे आया, फिर स्टेबल हुई, फिर थोड़ा 60 के करीब गया, फिर 80 के करीब गया, और अब तो 80 को पार करते हुए 90-95 की ओर बढ़ गया। इस तरह से डॉलर की डिमांड, क्योंकि हम लोग डॉलर का डिमांड ज्यादा करते हैं, तो डॉलर की डिमांड की वजह से हमारा रुपया जो होता है वो कमजोर होता है। इसीलिए मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया कि अभी हम लोग गोल्ड इंपोर्ट ना करें, क्रूड ऑयल कम से कम यूज करें, ताकि हम लोगों को कम इंपोर्ट्स करना पड़े। कम इंपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है डॉलर बचेगा, तो जाहिर सी बात है जब डॉलर बचेगा तो डॉलर की डिमांड कम होगी, तो रुपया थोड़ा स्टेबल होगा, मजबूत होगा हमारा रुपया। रुपया का मजबूत होने का मतलब ये हो गया कि आज के दिन अगर 1 रुपये 95 के बराबर है तो कल को 1 रुपये 90 के बराबर हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रुपया का मजबूत होना। अब समझिए यहाँ पर अगर हम लोग हिस्ट्री उठा करके देखें, 1947 जब हमारा देश आजाद हो रहा, ठीक है ना, उस समय आप देखें तो $1 3 रुपया 30 पैसे के बराबर थी लगभग। उसके बाद लगातार डॉलर की वैल्यू डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती गई रुपया के संदर्भ में। 2025 में ये 86 थी, अभी 2026 में $1 95 के बराबर हो रही है, 95 के बराबर हो गई है। तो ये लगातार जो हुआ है इसको आपको समझना पड़ेगा क्यों हुआ है। देखिए, जब हमारा देश आजाद हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम लोग बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, जब हमारा देश आजाद हो रहा है तो हम लोग सेल्फ रिलायंट नहीं है, हमारे पास फूड प्रोडक्शन खुद की नहीं है, ठीक है ना। हम लोग विदेशों पे निर्भर है, हम लोग यूएस पे निर्भर है, वीट के लिए, राइस के लिए, सारी चीजों के लिए। तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ हम लोग कर्जे ले रहे हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, वगैरह वगैरह से, बहुत जगह से कर्जे ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिसकी वजह से हमारा देश के ऊपर फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहा है। फिस्कल डिफिसिट आप एक तरह समझ लीजिए घाटा जो हमारे देश के ऊपर है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें बढ़ रही है जिसकी वजह से रुपया यहीं से डिप्रिशिएट करना स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा जाए तो काफी अच्छा इकोनॉमी को रखा। 1947 से 1966 तक आप देखेंगे तो ज्यादा आपको अंतर नहीं दिखेगा, सिर्फ 3.5 रुपया से समझ लीजिए 7.5 हुआ, अभी भी सिंगल डिजिट में है ना। और यहाँ पे लगभग 20 साल निकल गए। उसके बाद देखेंगे आप तो इधर आप देखें लगातार रुपीज ज्यादा डिप्रिशिएट की है इसके मुकाबले में, डॉलर के मुकाबले में, क्योंकि इधर बहुत सारी वर्ल्ड में चीजें ऐसी हुई। हम लोगों ने भी यहाँ पर आप देखेंगे इस दौरान 66 और 91 के बीच में हम लोगों ने भी बहुत सारी वॉर लड़े ली। वॉर लड़ने से देखिए बहुत लॉस होता है। हमने इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, हमारा पाकिस्तान जब हमारे ऊपर हमला कर दिया था तो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, इंडिया चाइना वॉर हुआ, तो हमारा बहुत सारा पैसा, बहुत सारा लोन और भी ज्यादा बढ़ गया, बहुत सारा कर्जा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हम लोग डिफेंस में खर्चा करने लगे। तो हमारी बहुत सारी मजबूरियां आ गई, जिसकी वजह से रुपीज का वैल्यू और ज्यादा घटने लग गया इस पीरियड में। इसी पीरियड में आपको देखने को मिलेगा पहली बार हम लोग डबल डिजिट में भी आए, क्योंकि इस पीरियड के बीच में बहुत सारी वॉर हमने लड़ी। वॉर जितनी भी लड़ी हमने कर्जा लिया दूसरे देशों से वॉर को फंड करने के लिए, और उसके बाद ऑब्वियसली बात है रुपीज का डेप्रिशिएट करना बनता था। उसके बाद फिर आप देखेंगे इधर बहुत सारी ग्लोबल क्राइसिस भी हुई ना। 2008 में लेहमन ब्रदर क्राइसिस कहा जाता है, लेमन ब्रदर क्राइसिस, ठीक है। ये यूएस में बहुत बड़ी एक समझ लीजिए रियल एस्टेट क्राइसिस आया था, बबल आया था। उस समय में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इकोनॉमी को संभाला था। आप जाकर के अगर चेक करेंगे गूगल में तो 2008-9 में हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट रिकवरी की थी, क्योंकि दुनिया में उस समय में जो बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा मनमोहन सिंह जी, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छे इकोनॉमी को संभाला था। 2008 में जहां पूरी दुनिया नेगेटिव जीडीपी टेरिटरी में जा रही थी, हमारे देश का जीडीपी पॉजिटिव टेरिटरी में था। इनफैक्ट डबल डिजिट तक पहुंच गया था, 8 से 10% के बीच में ही पहुंच गया था। मतलब उस क्राइसिस में भी हम लोगों ने अच्छा संभाला था। तो आप देखेंगे ये सारी रीजन है जिसकी वजह से रुपीज जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ग्लोबल रीजन, कहीं ना कहीं इंटरनल रीजन की वजह से वीक होती गई। और अभी से बात है यूएस की इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग होती गई, और ज्यादा वो डोमिनेंट होती गई। तो ये सारी चीजें हुई। अब देखिए, जब रुपीज फॉल हो जाती है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। अब देखिए, जब रुपीज फॉल होती है तो उसका इम्पैक्ट देखिए क्या क्या होता है। इम्पैक्ट, सबसे पहले इम्पैक्ट समझिए, इम्पैक्ट क्या होता है जब रुपीज फॉल होती है। तो इम्पैक्ट क्या होता है, पहला इम्पैक्ट ये होता है कि हमारा एक्सपोर्ट, ये फायदा मैं बता रहा हूं, पहले एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। एक्सपोर्ट जो होता है वो सस्ता हो जाता है। रुपीज जब फॉल होती है तो एक्सपोर्ट जो होता है वो सस्ता हो जाता है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी पूछोगे कैसे एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो अभी आप ये समझो, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है और एक्सपोर्टर को ज्यादा फायदा भी मिलता है, खास करके IT सेक्टर को बहुत फायदा होता है। जैसे मान के चलिए $1 80 रुपए के बराबर थी, ठीक है ना। तो किसी सामान का दाम है मान के चलिए $100, तो बेचने वाले को कितना मिलेगा, $1 80 बराबर है, तो 100 को 80 से गुना करिएगा तो 8,000 रुपया। बट अब अगर समझिए $1 95 के बराबर हो गई है, तो अब कितना मिलेगा, $100, वही 100 में 9,500 रुपया। तो एक्सपोर्टर को तो फायदा हुआ ना, 8,000 जो उनको पहले मिल रहा था अब 9500 मिल रहा है।
तो देखो एक्सपोर्ट में फायदा होता है, जब रुपीज का वैल्यू डिप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्टर को फायदा होता है। तो आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो रुपीज का वैल्यू 200 हो जाए कल को। लेकिन नहीं, आपको समझना होगा हमारा देश जो भारत है ना, वो ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, हमारा देश इंपोर्ट ओरिएंटेड है। हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। हम लोग एक्सपोर्ट सिर्फ लिमिटेड चीजें करते हैं, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, थोड़ा फार्मा हो गया, IT सेक्टर हो गया, सिर्फ 4 चीजें बेसिकली हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और इम्पोर्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सामान है। इम्पोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्रूड इम्पोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल है ना, हम लोग ज्वेलरी इंपोर्ट करते हैं, ज्वेलरी, बहुत सारी खाने के आइटम, सोया ऑयल है ना, सनफ्लावर ऑयल, ऑयल सीड, ये सब इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। हमारा इंपोर्ट जो होता है, हमारा इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। यानी कि जितना डॉलर हम लोग कमाते नहीं है, उससे ज्यादा डॉलर हम लोग खर्च करते हैं, जिसकी वजह से हमें डॉलर को कंजर्व करना होता है, जिसकी वजह से हमारे लिए इंपोर्ट महंगा पड़ जाता है। जब भी रुपीज डिप्रिशिएट करती है तो जस्ट इसका उल्टा होता है। जब रुपीज डिप्रिशिएट करती है तो जस्ट इसका उल्टा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंपोर्ट का बिल जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है अब हमें ज्यादा पे करना पड़ता है, ज्यादा रुपया पे करना पड़ता है सेम चीज के लिए। मान के चलिए जब हम लोग कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो पहले कोई चीज इंपोर्ट करते थे, मान के चलिए उसकी दाम मान के चलिए $100 लगती थी, और $100 अगर रुपया के में देखा जाए, अगर 80 का एग्जाम्पल लेते हैं तो उस समय में हमें मान के चलिए इंडियन रुपीज में अगर 8,000 उसकी वैल्यू थी, तो चूंकि हम लोग पे डॉलर में कर रहे हैं तो हम लोग $100 पे करते थे, $100 पे करते थे। लेकिन अब वही चीज जब मान के चलिए जब रुपीज डिप्रिशिएट कर गई है, जब रुपीज मान के चलिए 95 की हो गई है, 95 की हो गई है, तो अब वही जो आपका जाकर के पैसा है $100 अगर आप आपको पे करना है, तो अब आप वही $100 के लिए कितना पे कर रहे हो, 9,500 रुपया। वही $100 के लिए अब आप 9,500 रुपया पे कर रहे हो, क्योंकि अब $1 95 की हो गई है। तो आप समझ रहे हो, यानी कि एक्सपोर्ट में जहां पर हमें एक साइड से सस्ता एक्सपोर्ट हो रहा है, हमें एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा है, एक्सपोर्टर ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। वहीं जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट में हमारा पैसा देखिए ज्यादा खर्च हो रहा है। पहले हमें $100 देना पड़ रहा था, $100 में हमारा 8,000 जाता था, लेकिन अब $100 हम दे रहे हैं तो हमारा 9500 जा रहा है, क्योंकि अब रुपीज जो है $1.95 के बराबर हो गया। मैं खुद भी आपको बताऊं तो मैं खुद भी US वगैरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये सारी सब्जेक्ट्स। तो मैं अपना भी बताऊं तो जब भी रुपीज का डाउनफॉल होता है, रुपीज डिप्रिशिएट करती है, तो मुझे भी फायदा होता है, क्योंकि जब भी मैं पेमेंट रिसीव करता हूं तो मुझे भी पैसा ज्यादा आता है जब रुपीज डिप्रिशिएट करती है। बट देखिए मैं रुपीज का डिप्रिशिएट करने को इसलिए जस्टिफाई नहीं करूंगा क्योंकि देश हित में ये बात बिल्कुल गलत है कि रुपीज डिप्रिशिएट करे। एक अच्छा जोन होना चाहिए जहां पर एक्सपोर्टर को भी ज्यादा मतलब फायदा या लॉस ना हो, और इंपोर्टर को भी ज्यादा फायदा या लॉस ना हो। एक अच्छा परफेक्ट जोन आना चाहिए जहां पर एक्सपोर्टर भी खुश रहे, उसे भी मोटा मोटी ठीक बेनिफिट मिल रहा हो, ठीक प्रॉफिट मिल रहा हो, और इंपोर्टर को भी ज्यादा ना लगे। क्योंकि जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो देखिए इंपैक्ट तो पहला हो गया, इंपोर्ट जब हम लोग किए तो जब हम लोग इंपोर्ट ही महंगा कर रहे हैं, ठीक है ना, महंगा करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसको बोरोड इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई बढ़ गई, हमारा देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ज्यादा जो हम लोग सामान लिए वही हम लोग ज्यादा पैसा दे करके लिए। जब ज्यादा पैसा दे करके लिए तो अब इस बात है हमारे देश की महंगाई बढ़ जाएगी। हमारे देश की महंगाई बढ़ेगी तो हमारे देश में उसका गलत इंपैक्ट होगा, हमारे देश का और भी ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिर सरकार को और भी ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब इस इन्फ्लेशन को बचाने के लिए सरकार को ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, सरकार को भी बहुत सारे लॉसेज झेलनी पड़ेगी। तो एक समझ ड्रॉप साइकिल बन जाएगा, सरकार और भी ज्यादा पब्लिक के लिए खर्च करती जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन है, और ज्यादा सब्सिडी देती जाएगी, है ना, तो जिसकी वजह से और भी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। सरकार सबके हाथ में ज्यादा अगर मान के चलिए फ्रीबीज देने लग जाएगी तो ऐसे में हमारा जो रुपया है वो गलत चीजों में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, फ्रीबीज में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, डेवलपमेंट फिर देश की रुक जाएगी। तो देखिए ये सारी इंपैक्ट है। जब डॉलर एप्रिशिएट करता है, यानी कि रुपीज का वैल्यू जब घट जाता है, जब रुपीज का वैल्यू घट जाता है तो बहुत सारी यही सब नेगेटिव चीजें होती है। प्रॉब्लम ये है कि रुपीज किस स्पेस में डिप्रिशिएट कर रही है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है रुपीज का इस स्पेस में डिप्रिशिएट होना। आप देखिए 65 से 70 आने में रुपया को 1815 दिन लग गए थे। 1815 को अगर आप 365 से भागा दीजिएगा तो लगभग शायद 5 साल के आसपास होगा, यानी कि 65 से 70 आने में 5 साल लग गया। 70 से 75 आने में सिर्फ लगभग 2 साल के बराबर लगा। 75 से 80 आने में आप देखेंगे वापस से लगभग 3 साल के बराबर लगा। 80 से 85 भी लगभग मोटा मोटी 2.5-3 साल लगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से आप देखेंगे 2025 एंड हो रहा है और 2025 के बाद 2026 स्टार्ट होगा। अब देखिए अब इधर आपको देखेंगे प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हो गया। अब 85 से 90 जाने में आप देखेंगे तो ये समझ लीजिए आप 2025 का एंड नहीं, आप समझिए मिड समझ लीजिए 2024, ठीक है ना, और उसके बाद से 349 यानी कि एक साल में
85 से 90 पहुंच गया। आप पेस देख रहे हैं कितना पेस। और अब देखिए 90 से 95, अब तो 95 हो गया है, यानी कि 90 से 95 अभी मई चल रहा है, यानी कि इधर 3 महीना में ही 95 पहुंच गया। तो आप पेस देखिए, जहां पहले 5 रुपया बढ़ने में रुपीस को मतलब आप समझ लीजिए डॉलर को रुपीस के मुकाबले मजबूत होने में लगभग जहां आपको 6 साल 7 साल लग जाता था, वहीं अब सिर्फ 3 महीना 4 महीना लग रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारा ग्लोबल रीजंस भी है, ग्लोबल रीजंस को भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब दुनिया में वॉर वगैरह होती है तो सब कोई सेफ इन्वेस्टमेंट खोजते हैं, तो ऐसे में सबसे सेफ यूएस ही रहता है। जब यूएस सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है लोगों के लिए, क्योंकि सबको पता है यूएस इतनी बड़ी मेजर इकोनॉमी की वहां पर हमला नहीं होने वाला। आज ईरान भी जब हमला कर रहा तो ईरान के पास भी ऐसा मिसाइल नहीं है जो डायरेक्टली जाकर के यूएस पे हमला कर सके। वो यूएस के टारगेट्स तो यूएई, कतर, ये सब में ढूंढ करके मार रहा था, ना कि यूएस में डायरेक्ट हमला कर रहा था, क्योंकि उतनी दूर तक मिसाइल नहीं जा पाएगी। तो यूएस एक सेफ हेवन माना जाता है, जहां पर आप बिजनेसेस खोल सकते हैं, जहां पर आप सारी चीजें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जनरली युद्ध यूएस लड़ता है, लेकिन यूएस एज ए कंट्री वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंपैक्ट नहीं हुई थी। मतलब वो यूएस में एज ए मेजर पोर्शन ज्यादा लॉस नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि यूएस बहुत ही आइसोलेशन में रहता है, नॉर्थ अमेरिका बहुत बहुत दूर है बाकी यूरोप और एशिया से। तो एक तो ये फायदा हो जाता है, दूसरा यूएस की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, तीसरा डॉलर शुरू से एक मजबूत करेंसी रही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद यूएस ही समझ लीजिए सबसे सुपर पावर बन करके आया, और ये सब रीजन है। और हमारा एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लोग भी मनी को पुल आउट कर लेते हैं ना, जब भी मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, तो ये लोग भी स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल करके यूएस में इन्वेस्ट करने चले जाते हैं, वहां के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, एक समझ लीजिए आप एक बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हैं सुनामी सा आ जाता है, एक चीज दूसरी चीज को इम्पैक्ट कर रहा है, दूसरा चीज तीसरी चीज को इम्पैक्ट कर रहा है। एक तो ऐसे ही दुनिया में क्या बोलते हो वॉर वगैरह चल रहा है, जब वॉर चलती है तो ऐसे भी क्रूड वगैरह का सप्लाई बहुत खराब हो जाता है, आप जानते हो। ऐसे में इंपोर्ट महंगा हो जाता है, इंपोर्ट महंगा होता है तो रुपीस का वैल्यू घट जाता है। चलो एक तो ये हो गया। दूसरा एफआईआई डीआईआई जो है वो लोग भी पैसा निकालने लग जाते हैं। जब एफआईआई वगैरह पैसा निकालने लग जाते हैं और वो लोग अमेरिका जाने लग जाते हैं तो फिर से रुपीस का डिमांड घट जाता है, डॉलर का डिमांड बढ़ता है, फिर से रुपीस गिर जाती है, ठीक है। और यही सब रीजंस है जिसकी वजह से आप समझिए ये सारी चीजें होती है। एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ यूएस कनाडा वगैरह स्टूडेंट्स की, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। तो आप देखिए जब मुझे मान के चलिए वीकली पेमेंट वगैरह कुछ आता है, तो देखिए 10 मार्च 2026 को जब रुपीस शायद 85 के आसपास चल रही थी, तो देखिए $28 जो है वो 2495 के बराबर हुई। यानी कि आप समझ लीजिए अगर 28 को शायद 85 या 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, क्योंकि उस समय में यही रेट आसपास में चल रहा था, सेम यही 28.09। अगर मैं आपको दिखाऊँ मई में, देखिए मई में, या आप देखिए 5 मई का ही एग्जाम्पल लीजिए, सेम 2809 अब 2569 हो गया। क्यों? क्योंकि अभी लगभग डॉलर के मुकाबले रुपीस जो वो 95-96 पे चल रही। तो यही मैं आपको बता रहा था किस तरह से जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, उनको फायदा होता है जब रुपीस डिप्रिशिएट करती है। बट क्योंकि हमारा देश इंपोर्ट ओरिएंटेड है, इसलिए हमें बिल्कुल भी ये मतलब सही नहीं रहता है जब भी ऐसी चीजें होती है, और जब भी रुपीस का वैल्यू जो होता है वो डॉलर के मुकाबले वैल्यू उसकी घटती है, तो हमें एज ए लॉस ही होता है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ओरिएंटेड देश है, ना कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया। यदि आपको आज की वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को फॉलो जरूर करें, अपनी ओपिनियंस, राय, जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट में पूछें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।